स्वर संधि के पश्चात आज हम व्यंजन संधि को जानेंगे। व्यंजन संधि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अहम जमा कार। अब यहाँ पर म व्यंजन है क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ और इसका जो मेल हो रहा है वो क अर्थात व्यंजन के साथ हो रहा है, तो शब्द बनेगा अहंकार। इसी तरह से सम जमा गम संगम, उत जमा लास उल्लास, तत् जमा अनुसार तद अनुसार। इसको हम आगे नियमों के अंतर्गत पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। तो इसका पहला नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के सामने कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा चौथा अर्थात ग घ ज झ ड ढ द ध ब और भ आदि वर्ण हो तो पहले वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दिक् जमा अंबर। अब यहाँ पर क जो है ये वर्ग का पहला वर्ण है, इसका मेल अ स्वर से हो रहा है, तो ये क का तीसरा वर्ण कवर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो है ग, तो ये परिवर्तित होगा ग में और शब्द बन जाएगा दिगंबर। इसी तरह से अच जमा अन अजंत, दिक् जमा गज दिग्गज। चलिए व्यंजन संधि के अगले नियम की तरफ पढ़ते हैं। यदि अनुस्वार के बाद कोई स्वर हो तो अनुस्वार म में बदल जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। संग जमा आचार। अब स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और इसका मेल अ स्वर से हो रहा है, तो इसका परिवर्तन होगा म में और शब्द बन जाएगा समाचार। इसी तरह से स्वयं जमा ऐब स्वयं मेव। किंतु अनुस्वार के बाद यदि य र ल व तथा श स स हो तो अनुस्वार नहीं बदलता। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। संग जमा हार संघार। इसी तरह से संग जमा योग संयोग। अगला नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण अर्थात क ग च ज आदि का मेल किसी वर्ग के पांचवें वर्ण अर्थात अंगः इय अण न म से हो तो पहले या तीसरे वर्ण का अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे वाक जमा में। अब क जो है ये कवर्ग वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसका मेल म से हो रहा है, तो नियम के अनुसार कवर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो है अंगः, तो इसका परिवर्तन अंगः में होगा और शब्द बन जाएगा वांग्मय। इसी तरह से उत जमा मुख उन्मुख। आगे बढ़ते हैं। यदि त के बाद श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उत जमा श्वास। अब यहाँ पर त हलंत है अर्थात इसमें स्वर नहीं है, इसका मेल श्वास से हो रहा है अर्थात श से हो रहा है, तो हमारे पास नियम है कि त का च और श का छ हो जाता है, तो शब्द बनेगा उच्छ्वास। इसी प्रकार यदि त के बाद हलंत स हो अर्थात आधा स हो तो उसका लोप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उत जमा स्थान। अब यहाँ पर त के बाद आधे स के साथ इसका मेल हो रहा है, तो यहाँ पर जो आधा स है इसका लोप हो जाएगा अर्थात ये नहीं रहेगा और हमारे पास शब्द बन जाएगा उत्थान। व्यंजन संधि का अगला नियम देख लेते हैं। यदि म के बाद स्पर्श अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन का कोई वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा कल्प संकल्प।
अब म के बाद क वर्ग का प्रथम वर्ण क आ रहा है, तो म जो है वो बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से सम जमा गत संगत, इसी तरह से सम जमा हार संघार, सम जमा योग संयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले च अधिक जुड़ जाता है। इस नियम को उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे स्व जमा छंद, अब व में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो अ की आ रही है, अर्थात यहाँ पर स्वर है और स्वर का मेल छ से हो रहा है। तो नियम के अनुसार अगर स्वर का मेल छ से होता है तो उससे पहले च आ जाता है। तो इसी प्रकार हमारा शब्द जो बनेगा वो बनेगा स्वच्छंद। इसी तरह से वी जमा छेद विच्छेद। व्यंजन संधि के अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यदि स से पूर्व अ, आ से भिन्न कोई अन्य स्वर हो तो स का श हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। अभी जमा सेक, अब यहाँ पर स से पहले जो स्वर आ रहा है वो ई आ रहा है, तो इसी वजह से स का क्ष हो जाएगा। इसी वजह से शब्द आएगा हमारे पास अभिषेक। इसी प्रकार वी जमा सम विश्व। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।